हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की राह पर और इतना संघर्ष करिए कि आपका सपना तिरंगे की तरह ऊपर और कामयाबी आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। दोस्तों आपका पूरा परिवार आपके साथ है। आपने जो सोच रखा है वो पत्थर की लकीर हो जाएगी। बस उस सोच के प्रति और उस सपनों के प्रति आप पूरे लगन के साथ संघर्ष करिए, पूरे लगन के साथ आप मेहनत करिए। जो आपने सोचा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने संघर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का ये जो हमारा क्लास है, अभी जो आपका हाल ही में एमपीटीओ का एग्जाम हुआ है ना, उस एग्जाम का जो 21 दिसंबर 2022 में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो शिफ्ट फर्स्ट में एग्जाम हुआ है उस डेट को, उस पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और उन प्रश्नों में मैं कुछ अलग से आपके लिए नई नई चीजें लेकर आया हूं, नई नई इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। उस इंफॉर्मेशन को आपके नोटबुक तक पहुंचाना ही आज का मेरा मूल मकसद है। तो चलिए हम अपने इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, कामयाबी की ओर हम अग्रसर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है, सुनिएगा इस लाइन को। जीतने का हो जज्बा और हौसला हो भरपूर तो मंजिल तो मिल ही जाती है अगर थकना ना हो मंजूर। दोस्तों अगर आपको थकना नहीं आता, अगर आपको झुकना नहीं आता और अगर आपको रुकना नहीं आता ना, तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप यकीन मानिए आपको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बस आपको, अगर आप झुकना नहीं जानते, अगर आप रुकना नहीं जानते तो, है ना। कामयाबी भी दोस्तों ऐसे ही लोगों का इंतजार करती है ना। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को देखिए हम किस प्रकार से एनालाइज करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस क्लास का पीडीएफ आपको साथ ही साथ मिलता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करिए, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ जो है ना आपका बहुत, आपकी तैयारी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पीडीएफ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और रिवीजन करना दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो आपको ये बात पता है ना। मिश्र धातु को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है हमारा वेल्डिंग। क्या है दोस्तों, वो हमारा वेल्डिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अब सुनना दोस्तों, हम इस क्वेश्चन का, हम इन ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि पतली सीट और पतली चादर को जोड़ने के लिए किस प्रकार के वेल्डिंग को आप काम में लेंगे, तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, लिखेगा अगर आपकी कोई पतली सीट है या फिर पतली प्रकार की चादर है, इसको जोड़ने के लिए दोस्तों हम सीम वेल्डिंग को काम में लेते हैं। किसको? सीम वेल्डिंग को काम में लेते हैं। इन चीजों को नोट करिएगा दोस्तों। ये जो चीजें लिखा रहा हूं मैं आपके लिए ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही काम आने वाला है। आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वहीं पर अगर मैं कहूं दोस्तों किसी नट बोल्ट में, है ना, किसी नट तथा बोल्ट में क्लैंप करने के लिए आप किस वेल्डिंग को काम में लेते हैं, तो आप नोट करिएगा दोस्तों, इस काम के लिए आप प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना। किसके लिए दोस्त, कौन सी वेल्डिंग? प्रोजेक्शन वेल्डिंग काम में आती है। मैं आपको थोड़ा सा दोस्तों याद दिला दूं, आपने देखा होगा जो ओवरहेड की ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उन ट्रांसमिशन लाइन में जो टावर प्रयोग किए जाते हैं, है ना, उन टावरों में नट बोल्ट लगे होते हैं और नट बोल्ट को हम वहां पर क्या कर दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है, ताकि दोस्तों कोई गुस्ताखी ना कर सके, है ना, उसको खोल ना सके, इसलिए वहां पर वेल्डिंग कर दिया जाता है। वो वेल्डिंग है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग, है ना। देखिएगा ज्वाइनिंग किसको कहते हैं, ये ज्वाइनिंग क्या चीज है, सुनिएगा दोस्तों। जो मैन्युफैक्चर किया जाता है ना किसी भी मटेरियल का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैन्युफैक्चर करने का यानी कि किसी मटेरियल को बनाने का कई सारी विधियां होती है, उन्हीं में से एक विधि है ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग के अंतर्गत क्या क्या आती है, लिखिएगा, इसी ज्वाइनिंग के अंतर्गत ही आती है आपकी ब्रेजिंग, फिर आती है दोस्तों सोल्डरिंग,
ब्रेजिंग हो, सोल्डरिंग हो या फिर वेल्डिंग हो, ये जो तीनों प्रोसेस है ना, ये किसके अंतर्गत आती है? ज्वाइनिंग के अंतर्गत। एक पॉइंट नोट करिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रेजिंग करने के लिए किस प्रकार के गैस को काम में लेते हैं, तो आप लिखिएगा दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन। कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन वाली गैस जो होती है ना, इसी गैस को हम काम में लेते हैं ब्रेजिंग के लिए। और जो आपका सोल्डरिंग होता है ना, ये भी सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं एक को कहा जाता है मॉस सोल्डरिंग और दूसरे को कहा जाता है गन सोल्डरिंग, है ना। मॉस और गन सोल्डरिंग ये भी 3 प्रकार की होती है। जो आपकी मॉस सोल्डरिंग है ये भी कुल 3 प्रकार की होती है। लिखिएगा, सबसे पहला जो होता है इसको हम कहते हैं ड्रैग प्रकार की सोल्डरिंग, फिर होता है दूसरी ड्रिप सोल्डरिंग और तीसरी होती है दोस्तों वेब सोल्डरिंग, है ना। तो ये तीनों किसके प्रकार है? ये मॉस सोल्डरिंग के प्रकार है। वहीं पर लिखिएगा गन सोल्डरिंग के बारे में, जो आपकी आयरन सोल्डरिंग होती है ना, आयरन प्रकार की जो सोल्डरिंग होती है वो किसकी प्रकार है? तो नोट करिएगा प्यारे दोस्तों, वो है आपका गन सोल्डरिंग का प्रकार, है ना। तो सारा दोस्तों आपके सामने उपस्थित है, हर वो पॉइंट जो आपको, कुछ पॉइंट नई लग रही होंगी, कुछ पॉइंट पुरानी होंगी जो आपको आती भी होंगी, है ना। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ नई चीजें भी आप तक पहुंच जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? ये बड़ा ही एक नया क्वेश्चन है दोस्तों। एमपीटीओ वालों ने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ लिया कि सर्किट ब्रेकर का लाइफ टाइम कितना होता है। तो वो लाइफ टाइम होता है दोस्तों कितना? 30 से 40 वर्ष का किसी सर्किट ब्रेकर का लाइफ टाइम। और सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों की कंडीशन में सर्किट को यह सुरक्षा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है 3 फेज एसी मोटर के रोटर को किस पर स्थिरक किया जाता है ना। क्वेश्चन को समझिएगा, किस पर स्थिरक? स्थिरक का मतलब होता है कि किस पर इसको इंस्टॉल किया जाता है ना। तो ये इंस्टॉल किया दोस्तों सॉफ्ट पर। किस पर किया जाता है? सॉफ्ट पर, है ना। स्टेटर, कम्यूटेटर, समापन इस पर नहीं। आपने खुद देखा होगा दोस्तों, अगर आपने मोटर की रिवाइंडिंग की होगी ना कभी, तो आपने ये चीज देखा होगा कि जो रोटर होती है वो कहां पर इंस्टॉल होती है? वो सॉफ्ट पर ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद बचा आउटपुट क्या कहलाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और आपको दोस्तों, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है और इसको हम 1 लाइनर क्वेश्चन भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, गुणन होगा बचा अंतर जोड़। इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों मैं आप पर छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ता हूं। आप कमेंट करिएगा और बताइएगा मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। बड़ा ही इजी इसका आंसर भी है और क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन को पढ़िए, 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद बचा आउटपुट क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी प्रकार की नहीं है? एकल चरण मोटर। बिल्कुल, जो आपकी सिंगल फेज की मोटर है ये एसी प्रकार की मोटर ही है ना। फिर तुल्यकालिक मोटर, जिसको आप एसी सप्लाई से चलने वाली ही मोटर है। इंडक्शन मोटर, ये भी एसी से चलने वाली ही मोटर है। और जो आपकी सीरीज मोटर होती है ना, यही है दोस्तों डीसी सप्लाई से चलने वाली मोटर। देखिए, डीसी सप्लाई से चलने वाली जो मोटर है वो सीरीज प्रकार की मोटर है। एसी सप्लाई से चलने वाली कोई भी सीरीज प्रकार की मोटर नहीं होती है। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज है जो आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिएगा, जो आपकी ये सीरीज मोटर होती है ना, इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो इसकी खासियत और एक इसकी नुकसान। तो इसकी खासियत के बारे में नोट कीजिएगा, है ना, कि इसकी खासियत क्या होती है। इसकी खासियत एक ही है दोस्तों कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होती है और अधिक होने के कारण ही इसका प्रयोग आप कहां पर करते हैं? ट्रेन के इंजन में, है ना। कहां पर दोस्तों? ट्रेन के इंजन में। चाहे वो आपका मालगाड़ी वाली ट्रेन हो या फिर कोई सवारी गाड़ी वाली ट्रेन हो, है ना। मालगाड़ी या सवारी गाड़ी या फिर मेट्रो ट्रेन हो, उन सभी में हम किस प्रकार के मोटर को काम में लेते हैं? सीरीज मोटर को काम में लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंजन होते हैं ना, एक तो इंजन में भी इतना अधिक लोड होता है और इंजन के पीछे देखिए, अगर मालगाड़ी है तो 60 डिब्बे उसके पीछे भी होते हैं। तो
कई हजार टन तो उसके डिब्बे ही हो गए, फिर उसका इंजन भी बहुत अधिक हैवी होता है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा। इतने सारे वजन को लेकर के जब वो स्टार्ट होता है, लेकर के वो चलना शुरू करता है ना, तो वो तभी चल सकता है जब हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली इसमें मशीन लगी हो, और वही मोटर है हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली सीरीज मोटर। और इसकी दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसकी नुकसान क्या है, तो इसमें एक ही नुकसान है कि इसको नो लोड पर स्टार्ट नहीं किया जा सकता है ना, नो लोड पर इसको चालू नहीं किया जा सकता। अगर आप चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप चालू कर देंगे तो इसमें इतना इसमें टॉर्क उत्पन्न होता है स्टार्टिंग में, और इसका स्पीड इतना हाई होता है कि इसके अंदर का जो रोटर है, इसके अंदर के जो वाइंडिंग है ना, वो सब के सब दोस्तों निकल करके उखड़ करके बाहर आ जाएंगे। इतना हाई स्पीड होता है इसमें, और उसी हाई स्पीड से हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक सर्किट फॉल्ट का प्रकार नहीं है? सारे सर्किट आपके सामने रखता हूं और आप खुद सेलेक्ट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहला दोस्तों अर्थ लीकेज है ना, सबसे पहला सर्किट जो होगा उसको हम कहेंगे अर्थ लीकेज सर्किट, यानी कि अर्थ लीकेज परिपथ। यह पहली परिपथ है, और दूसरी परिपथ है जिसका नाम है खुला परिपथ। दूसरी कौन सी है? खुला परिपथ। इसके बाद है ओपन परिपथ, सॉरी ओपन और खुला दोनों एक ही बात है, शॉर्ट परिपथ। शॉर्ट परिपथ। एक और होती है दोस्तों मोटर का उल्टा घूमना, मोटर का उल्टा घूमना, इसको भी फॉल्ट के अंतर्गत ही रखा गया है, ध्यान रखिएगा, इसको भी फॉल्ट के अंतर्गत ही रखा गया है। और चौथा है आपका कैपेसिटर फॉल्ट, है ना, कौन सी? कैपेसिटर फॉल्ट। तो ये चार है, 1 2 3 4 और 5 सर्किट है। आप देखिएगा और मिलान करिए। सबसे पहला ओपन सर्किट फॉल्ट है ना, ओपन सर्किट फॉल्ट ये बेसिक सर्किट फॉल्ट का ही प्रकार है। शॉर्ट टू शॉर्ट, उच्च प्रवाह फॉल्ट। उच्च प्रवाह फॉल्ट का मतलब क्या है कि जब सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो करंट उच्च इसमें से प्रवाह होने लगता है, तो ये भी बेसिक सर्किट का प्रकार है। उच्च प्रतिरोध फॉल्ट ओपन सर्किट में भी यही होता है, और ये भी बेसिक सर्किट का ही प्रकार है। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट टू पावर, है ना, शॉर्ट टू पावर। पावर कभी भी शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट हमेशा क्या होता है? करंट होती है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर देखिएगा सी। देखिएगा दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिए, हर प्रश्न का विस्तार पूर्वक मैं एनालाइज दूंगा आपको, कुछ चीजें आप तक नहीं भी पहुंचाने की अपनी कोशिश करूंगा। एसी मोटर के घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र को कहा जाता है, इसको हम तुल्यकालिक गति कहते हैं। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था एमपीटीओ के द्वारा। सुनिएगा दोस्तों, इससे जुड़ी और भी कुछ बातें सुनिए जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, है ना। जब आप मोटर जैसे यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपकी मुलाकात एक ऐसे फॉर्मूला से होती है जो उस फॉर्मूला का हर एक जर्रा स्पीड से संबंध रखता है, और उस फॉर्मूला को दोस्तों मैं आपके सामने रखता हूं, NS समानुपाती 120 FS बटा P, है ना। इसमें से हर एक फैक्टर स्पीड से संबंध रखती है। और देखिएगा, ये जो आपका 120 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये इसके डायरेक्ट समानुपाती है और पोल इसके इनडायरेक्ट समानुपाती है। लेकिन ये तीनों के तीनों किससे संबंध रखते हैं? स्पीड से, है ना। यही तुल्यकालिक गति है। तुल्यकालिक गति को ही हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की गति, इसी को हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की गति, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वह परीक्षण जो वैद्युत रोधन द्वारा अलग किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध को मापता है। यह दोस्तों बात कर रहा है निरंतरता परीक्षण की, जिसको आप कंटिन्यूटी टेस्ट कहते हैं। और आप कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए दो उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। दो उपकरण आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। पहला कौन सा होगा? तो पहला मैगर, और दूसरा दोस्तों आपका जिसको कहते हैं आप एवियोमीटर, जिसको आप कहते हैं मल्टीमीटर, है ना। तो ये मल्टीमीटर बोलिए या एवियोमीटर बोलिए, दोनों एक ही चीज है। इससे आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा मैगर से भी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का हिस्सा नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक सेल होगा। आंसर क्या है? फोटोवोल्टेइक सेल है। देखिए, जो टैंक है ना दोस्तों, टैंक तो ट्रांसफार्मर का ही हिस्सा होता है, ये तो इसका मेन हिस्सा है। टैंक के अंदर क्या होती है? वाइंडिंग होती है, और वो वाइंडिंग ऑयल से
नेफ्थो ऑयल से लबालब भरा हुआ होता है ना। वाइंडिंग भी इसी का होता है, वाइंडिंग भी इसी का हिस्सा है। और वाइंडिंग बनाने के लिए आप सुपर एनोमेल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं, है ना। किस वायर का? सुपर एनोमेल्ड कॉपर तार, है ना। सुपर एनोमेल्ड कॉपर तार जैसे पदार्थ का प्रयोग करके आप वाइंडिंग बनाते हैं और कोर में ही आप वाइंडिंग को लपेटते हैं, तो कोर भी इसी का हिस्सा है। तो आंसर आपके सामने है फोटोवोल्टाइक सेल। देखिए बड़ा ही इजी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्रकार नहीं है। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन तो मैं इसको नहीं कहूंगा, थोड़ा सा टफ ही है क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जब क्वेश्चन आपके सामने आया है तो आपको इसको भी सामना करना ही पड़ेगा, इस क्वेश्चन का भी, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, चाहे आसान हो, चाहे टफ हो, चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको सामना तो करना ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्रकार नहीं है? तो वो होगा दोस्तों आपका एंकर, है ना। सुनिएगा, एंकर का मतलब किससे है? प्रकाश से नहीं है, तो पत्रकार से होता है दोस्तों। एंकर का मतलब किससे होता है? पत्रकार से। क्वेश्चन पूछा गया है लाइटिंग से नहीं है, तो ये दोस्तों पत्रकार से है, लाइटिंग से नहीं है। टॉस्क लाइटिंग का प्रयोग आप कहां पर करते हैं? तो लिखेगा ये डाइनिंग टेबल पर। कहां पर? डाइनिंग टेबल पर, है ना। याद दिलाऊं आपको, जब आप अपने मुमताज को लेकर मुमताज होटल गए थे, है ना, नाइट डिनर करने के लिए, तो आप याद करिए जो डाइनिंग टेबल पे जो बहुत खूबसूरत सी लाइट जल रही थी, वो कौन सी लाइट थी, है ना। वो लाइट थी दोस्तों आपकी टॉस्क लाइट, जो डाइनिंग टेबल की खूबसूरती को बढ़ा रही थी, वही होती है आपकी टॉस्क लाइट। और एक्सेंट लाइट का प्रयोग कहां पे करते हैं? मूवी थिएटर में। कहां पर दोस्तों? मूवी जो थिएटर होती है ना, जो आपने देखा होगा, मूवी थिएटर में गया भी होगा, है ना, वहां पर एक्सेंट लाइट होती है। और एम्बिएंट लाइट का प्रयोग कहां पर करते हैं? लिखेगा कार में। कहां पर? कार में प्रयोग करते हैं, है ना। आपने दोस्तों आपने देखा होगा डिस्को, है ना, आपने डिस्को गया भी होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मोबाइल में तो वीडियो जरूर देखा होगा, है ना। तो वहां पर देखिए जो लाइट प्रयोग किया जाता है ना, वही लाइट, वो लाइट होती है आपकी एम्बिएंट प्रकार की लाइट, है ना। तो कार के अंदर, सुनिएगा, कार के अंदर डिस्को वाली फीलिंग देने के लिए एक लाइट को बनाया गया है और वो लाइट होती है आपकी एम्बिएंट लाइट, है ना। तो कार में, मूवी थिएटर में, डाइनिंग टेबल में, अलग अलग स्थानों पर इनको प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकरों की विफलता का कारण नहीं है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आपके सामने 10 सेकंड से अधिक टिकने नहीं देना है। सर्किट अधिभार, सर्किट जब अधिभार होती है ना, तो करंट का मान उस समय क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। और उच्च करंट पर सर्किट ब्रेकर ब्रेक करती है, यानी कि विफलता हो जाती है। शॉर्ट सर्किट में भी यही होता है, करंट उच्च बहने लगती है। करंट का उच्च प्रवाह ये शॉर्ट सर्किट का ही एक उदाहरण है। और पावर में वृद्धि, है ना। आंसर क्या होगा? पावर में वृद्धि होने से कभी भी सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक नहीं करता, यही विफलता का कारण नहीं है। इतने आसान क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे और मजा ही आ गया होगा, है ना। जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट में रहा होगा ना, उसका तो बिल्कुल बल्ले बल्ले रहा होगा। देखिएगा लैप वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है? अगर मैं ए को समांतर रास्ते समझूं, है ना, ए को अगर मैं समझूं समांतर रास्ते, है ना। चलिए दोस्तों लैप यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा पोस्टमार्टम कर ही डालते हैं आज मिल करके। ए को अगर मैं समांतर रास्ते समझूं तो पी को मैं पोल समझूंगा, है ना। फाई को फ्लक्स समझूंगा, पी को मैं क्या समझूंगा? इसको मैं पोल समझूंगा। और फाई को मैं फ्लक्स समझ सकता हूं, है ना। और एन को मैं गति समझूंगा और जेड को मैं चालक समझूंगा। तो इसमें से आंसर मैं किसको सही मानूंगा? ऑप्शन नंबर ए को सही मानूंगा, पोल को, है ना। अब लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग से संबंधित फंडा क्या है, उस फंडा को समझिएगा। जो डीसी मोटर होती है ना, उस मोटर के जो आर्मेचर होते हैं, तो उन आर्मेचर में ना 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। एक तो होती है लैप और दूसरी होती है दोस्तों वेव। अब तैयार हो जाइएगा लैप और वेव से जुड़ी सारी घटनाएं सुनने के लिए। सबसे पहली घटना लिखेगा कि इसको हम समांतर वाइंडिंग कहते हैं और इसको सीरीज प्रकार की वाइंडिंग कहते हैं, है ना। समांतर और सीरीज। और दूसरा पॉइंट डालिएगा कि इसमें समांतर जो रास्ते होते हैं उनकी संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है ना। और इसमें जो समांतर रास्ते होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? वो
पोल की संख्या का 2 गुना होता है, ये भी आप नोट करिए। और तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, ये कम वोल्टेज के लिए वाइंडिंग किया जाता है। एक ऐसा डीसी मोटर है जिसको निम्न वोल्टेज पर आपको चलाना है, तो आप किस प्रकार के वाइंडिंग को काम मिलेंगे, लैप वाइंडिंग को। और अधिक वोल्टेज पे चलाना है तब आप वेव वाइंडिंग को काम मिलेंगे। वहीं पर चौथा लिखिएगा उच्च करंट के लिए, है ना, इस वाइंडिंग में उच्च करंट होती है और इस वाइंडिंग में निम्न करंट होती है। इन सभी चीजों को आप नोट करिएगा। और चौथा और पांचवा पॉइंट क्या आपको लिखना है, पांचवा पॉइंट लिखना है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है ना, वो विद्युत वाहक बल बहुत ही कम उत्पन्न होती है और इसमें जो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है वो अधिक उत्पन्न होती है। तो इन सभी चीजों को नोट करिएगा। दोबारा सुनिए, इसमें समांतर, इसको हम समांतर वाइंडिंग कहते हैं, इसको सीरीज वाइंडिंग कहते हैं। ये हमारे इसमें समांतर रास्ते पोल के रास्ते के बराबर होते हैं, यानी कि पोल की संख्या के, और इसमें समांतर रास्ते पोल की संख्या के डबल होते हैं, 2 गुने। और इसमें कम वोल्टेज होता है, इसमें अधिक वोल्टेज होती है। इसमें उच्च करंट होती है, इसमें निम्न करंट होती है। इसमें विद्युत वाहक बल का मान कम होता है, इसमें विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है। तो ये जितने भी है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करिएगा। और नोट करते हुए आगे भी बढ़ना है। अल्टरनेटर को कितने साल में बदल देना चाहिए, यह भी आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया। अब लीजिए, सामना करिए इस क्वेश्चन का। अल्टरनेटर को कितने साल में बदल देना चाहिए, यानी कि एमपीटीओ आपको सिखा गया दोस्तों कि आप केवल और केवल सिलेबस के भरोसे मत रहिए, आपको सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी जाना है ना। ये सिखा गया आपको एमपीटीओ वालों ने। आपने दोस्तों जरूर सीखा होगा, सबक लिया होगा उनके इस प्रकार से पूछे गए सवालों से। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो उनकी हरकतें हैं ना, अब देखिए आपका जो तैयारी है सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, जो हमारे सिलेबस में कभी जिक्र भी नहीं किया जाता कि अल्टरनेटर को कितने साल में बदल देना चाहिए, है ना। तो देखिएगा, अल्टरनेटर को दोस्तों 7 साल में बदल देना चाहिए। कितने साल में, 7 साल में इसको बदल देना चाहिए। या फिर अल्टरनेटर का जो रोटर है वो 1,50,000 मील घूम चुका हो। कितना, 1,50,000 मील घूम चुका हो। अगर इसको आप किलोमीटर में बदलेंगे तो आता है दोस्तों 2,41,401 किलोमीटर, है ना। कितना, 2,41,401 किलोमीटर अगर रोटर घूम चुका है तो आप इस रोटर को चेंज कर दीजिए। अन्यथा 1,50,000 मील घूम चुकी है तो चेंज कर दीजिए। अन्यथा लगभग 7 साल, कितना, लगभग 7 साल के बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं। मिलिए अगले क्वेश्चन से। डीसी मोटर की वोल्टेज होती है, इसकी होती है दोस्तों 1.5 वोल्ट से लेकर के 100 वोल्ट। क्योंकि जो आपने देखा है ना खिलौनों में छोटे छोटे मोटर, उन मोटरों में जो वोल्टेज का मान होता है बहुत ही कम होता है, और वो मान है 1.5 वोल्ट से लेकर के जो बड़ी मोटर होती है 100 वोल्ट, है ना। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। अब आप ऐसा मत सोचिएगा कि 100 वोल्ट से अधिक हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी। अल्टरनेटर की सबसे आम समस्या क्या होती है, ईंधन का रिसाव, बियरिंग में खराबी, तापमान में वृद्धि, या बेल्ट का कसना। दोस्तों देखिए, अल्टरनेटर की सबसे आम समस्या क्या होती है, ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया है ना, सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। बेल्ट का कसना, तापमान में वृद्धि, बीयरिंग में खराबी, ईंधन का रिसाव। अब आप सिलेक्ट करके बताइए कि आपने इसका सही आंसर क्या किया था, है ना। मुझे सारे इसके आंसर सही लग रहे हैं, सारे के सारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी। वेव वाइंडिंग में ए का मान कितना होता है, इसमें दोस्तों होता है 2, जैसा कि आपने अभी देख भी लिया। और वेव वाइंडिंग से जुड़ी जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो आपकी रफ कॉपी तक पहुंच भी गई। जब आप किसी बैटरी को ओवरचार्ज करते हैं तो क्या होता है, ओवरचार्ज करने से तापमान में वृद्धि होगा। सिंपल सी बात है, ओवरचार्ज करेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी, है ना। आप दोस्तों कभी भी चाहे मोबाइल का चार्ज करें या फिर कोई लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें, 100% कभी भी चार्ज मत करिए। मोबाइल फोन को आप 90% तक ही चार्ज करिए, और कभी भी 100% चार्ज मत करिए और 100% डिस्चार्ज मत करिए, है ना। ऐसा करने से एक फॉल्ट हो जाता है, और उस फॉल्ट को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा फॉल्ट हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना। देखिए, जब कोई बैटरी होती है, उस बैटरी को आप 0% तक डिस्चार्ज कर देते हैं ना, तो उसको चार्ज करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है ड्यूअल स्टार्टर का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? ये दोस्तों रिले कॉइल, इसका क्या आंसर होगा? रिले कॉइल। और जो ड्यूअल स्टार्टर होती है इसका पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका पूरा नाम होती है। तो सुनिए, जो आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है ये 3 HP से लेकर के 7 HP तक की मोटर को ये स्टार्ट करती है। यानी कि 3 HP से पीछे रेटिंग वाली जो मोटर है ना, उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप स्टार्टर लगा के स्टार्ट करिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बिना स्टार्टर के भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको हम 0 वाट का मोटर मानते हैं ना, जो 0 वाट की पंप होती है, जिसको हम टुल्लू कहते हैं, टुल्लू घर में पानी भरने के लिए यूज करते हैं, उसको आप बिना स्टार्टर का भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 0 से लेकर के 2 HP तक की मोटर को बिना स्टार्टर का भी आप चला सकते हैं, और 3 HP से लेकर के 7 HP तक की मोटर को चलाने के लिए आप ड्यूअल प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक नई चीजें बताना चाहूंगा, उस चीज को आप नोट करिए। अगर दोस्तों कोई 40 किलोवाट की 40 HP की मोटर है, अगर कोई 40 HP की मोटर है जिसको आपको लगातार 8 से लेकर के 12 दिन, यानी कि 8 से लेकर के 12 दिन 15 दिन तक लगातार आपको चलाना है, और उस मोटर की रेटिंग है 40 HP, तो आप ड्यूअल स्टार्टर को प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ड्यूअल स्टार्टर को प्रयोग 40 HP तक की मोटर को चलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए, 8 से 10 दिन तक लगातार आपको चलाना है, आपको बीच में रोकना नहीं है, तब आप ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। और ड्यूअल स्टार्टर में एक ही कॉन्टेक्टर होता है, ये आपको याद रखना है, और उसमें एक ओवरलोड रिले भी जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल किससे बने होते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सिलिकॉन परमाणु से, और इनका जो वोल्टेज होता है 0.58 वोल्ट होती है। कितना? 0.58 वोल्ट। कभी कभी ऑप्शन में सेलेनियम भी दे देता है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि सिलिकॉन की जगह पे सेलेनियम भी हो सकती है। आप एक अल्टरनेटर को कैसे बनाए रखते हैं, यानी कि इसको मेंटेन कैसे रखते हैं आप? तो शीतलित करके। कैसे दोस्तों? कूलिंग करके। कूलिंग करेंगे आप। अगर किसी अल्टरनेटर को आप ठंडा रखते हैं ना, तो उसकी लाइफ टाइम अधिक होती है, अधिक समय तक आप उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अन्यथा दोस्तों, गर्मी तो एक ऐसी चीज है, हीटिंग एक ऐसी चीज है जो लोहे को भी पिघला देती है। तो ये दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम 21 नंबर क्वेश्चन से प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे, तो आप जरूर उस क्लास में भी अटेंड होइएगा, उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। इस क्लास में टोटल 20 क्वेश्चनों का ही हम एनालाइज कर रहे हैं। अगर एनालाइज दोस्तों करना मेरा पसंद आया हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपनी सफलता के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। बस दोस्तों कामयाबी आपको 100% मिल जाएगी। कहते हैं ना, सपने हैं अधूरे मगर सवाल ख्वाबों का है, ख्वाब नशे में है और नशा कामयाबी का है। नशा दोस्तों कामयाबी का होना चाहिए। बस दोस्तों, अगर आपको नशा करना ही है, एडिक्शन करना ही है, तो कामयाबी का करिए। कामयाबी दोस्तों झक मार के आपको हासिल होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए आप तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों इंतजार करिएगा, हम लौट कर जरूर वापस आएंगे। थैंक यू।